I consider the matter of national security to be the most important matter in this country. The fact that they're not letting me speak means it is uncomfortable for them. यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन की सुरक्षा कर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। एलिगेशन लगाने से पहले यहाँ पर उनको चेतावनी देनी पड़ती है माननीय अध्यक्ष, 24 घंटा पहले। नमस्कार, शाम का वक्त हो चुका है और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ खबरों का डेली डोज लेकर के। दरअसल आज राजनीति से लेकर के दिल्ली के मैदान में काफ़ी कुछ हुआ और डेली डोज में काफ़ी कुछ हमारे पास बताने को है। लेकिन आज सबसे जो इंटरेस्टिंग है, खासतौर पर सबसे पहली बात, ममता बनर्जी आज 50 परिवारों के साथ में दिल्ली पहुंची है और चुनाव आयोग पहुंची है और एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोला है, काफ़ी कुछ आज दिल्ली के दरबार में हुआ है। और वहां पर मौजूद मीडिया कर्मी और जो भी पुलिसकर्मी थे उनको काफ़ी कुछ उन्होंने अपने बारे में कहा है। वहाँ के एसआईआर में जो परेशानियाँ हैं, जो लोग पीड़ित हैं, वहाँ पर वो पहुँची है और उनके बारे में अपना पक्ष रखा है। लेकिन सबसे बड़ा आज जो मुद्दा रहा वो लोकसभा का बजट सत्र रहा। दरअसल बजट सत्र इन दिनों लोकसभा में चल रहा है और राहुल गांधी आज लोकसभा में मौजूद थे और राहुल गांधी लोकसभा में मौजूद हो और हंगामा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। दरअसल आज का जो मुद्दा रहा वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा और हंगामेदार सत्र के बीच में आखिर स्थिति ये आ गई कि लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। दरअसल मुद्दा ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की एक बुक को लेकर के राहुल गांधी ने आज केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और वो हमला इतना ज़बरदस्त था कि बीच में देश के गृहमंत्री अमित शाह को खड़ा होना पड़ा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खड़ा होना पड़ा और लास्ट में जब पक्ष और विपक्ष की तकरार ज़्यादा बढ़ गई तो खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उसमें लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। दरअसल मुद्दा शुरू होता है, राहुल गांधी आज लोकसभा में थे और उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की एक अनपब्लिश्ड बुक है जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इस किताब के कुछ अंश उन्होंने लोकसभा में पटल पर प्रस्तुत किए। दरअसल उसमें उनका साफ तौर पर यह कहना था कि डोकलाम के दौरान जो झड़पें हुई थी, यानी कि भारतीय सीमा के आसपास जो चीनी सैन्य वाहिनियां थी वो काफ़ी हद तक उनके टारगेट पर भारतीय सीमा के लोग हो चुके थे, यानी कि आमने सामने की भिड़ंत की पूरी तैयारी हो चुकी थी। इसको लेकर के कुछ कंटेंट उन्होंने पब्लिश किए थे, उसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई और सीधे तौर पर कहा कि जो किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है उसके अंश के आधार पर आप देश की सेना को टारगेट कैसे कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इसका हार्ड कवर, ये जो बुक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इसका हार्ड कवर अप्रैल 2024 में से ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर उपलब्ध है। लेकिन इसमें जो किताब जो छपनी थी उसमें नरवणे साहब का ये कहना है कि उन्होंने पैगमिन पब्लिशर ग्रुप को ये छपने के लिए दी थी, लेकिन प्रकाशन समूह को अभी तक सरकार से इसकी मंजूरी नहीं मिली है। यानी कि सीधे तौर पर काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी है उसमें जिसको लेकर के शायद सेना की बातें बाहर आ सकती है। इसको लेकर के अभी तक ये किताब बाहर नहीं आई है, लेकिन हंगामा इतना ज़बरदस्त हुआ कि उसको लेकर के लोकसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगित हुई। अब इसमें एक्चुअली जो कहानी थी उसमें राहुल गांधी ने सदन में सीधे तौर पर कहा कि डोकलाम में चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंच गए हैं। मैं ये बात एक मैगजीन के आर्टिकल के हवाले से कह रहा हूं जिसमें पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे की किताब को कोट किया गया है और उसके बाद ये दरअसल हंगामा शुरू हुआ। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है उन्होंने सीधे तौर पर आपत्ति दर्ज कराई। उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह खड़े हुए, सरकार के जितने भी मंत्री थे उन्होंने इस अनपब्लिश्ड किताब को वैधानिक नहीं बताते हुए इन चीज़ों को हटाने की बात कही। हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ा कि लोकसभा अध्यक्ष को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। मेरे सहयोगी उमंग माथुर मेरे साथ मौजूद है। लोकसभा का बजट सत्र उमंग हंगामेदार रहा है। देश की नीतियों पर, देश के विषयों पर जो चर्चा होनी चाहिए थी, बजट आया है। अभी बजट में क्या कुछ अच्छा रहा, क्या कुछ ठीक नहीं रहा, गरीब मध्यम वर्ग को क्या मिला, देश का विकास दर कहाँ जाने वाला है, जिसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए थी। आउट ऑफ सब्जेक्ट जा कर के
जनरल MM नरवणे की बुक का हवाला देकर के डोकलाम का मुद्दा उठा करके विपक्ष साबित क्या करना चाहता है? विपक्ष का मतलब होता है कि देश का बजट जो एक दिन पहले आया है उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन बावजूद इसके आप आउट ऑफ सिलेबस जाकर के उस मुद्दे पर बहस कर रही हैं जिसका अभी कोई औचित्य नहीं है। बहस होनी चाहिए, आप उसके लिए लोकसभा से बाकायदा समय लेते, शायद उसमें प्रश्नकाल में आप उसको लगाते तो शायद उसका जवाब मांगा जाता। लेकिन जब बजट सत्र है और बजट को लेकर के जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, जो सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए था, उस समय को आप सिर्फ हंगामे में तब्दील करके प्रस्तुत क्या करना चाहते हो? राकेश जी शायद प्रस्तुत वही करना चाहते हैं जो शायद साल 2014 से हो रहा है, जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। और अक्सर राहुल गांधी का या विपक्ष का जो पूरा रवैया है, हम उस पर भी आएंगे कि जो उन्होंने मुद्दा उठाया उस पर भी आएंगे, लेकिन क्योंकि आपने पूछा कि विपक्ष साबित क्या करना चाहता है, जहाँ तक हम एक विपक्ष का पूरा नैरेटिव हम देख रहे हैं साल 2014 से, संसद हो या फिर किसी भी राज्य की विधानसभा हो, हर बार जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए उन मुद्दों पर वो बहस नहीं करते हैं, अनावश्यक एक मुद्दा उठाते हैं, बोलते हैं और फिर निकल जाते हैं। आप ये बातें तमाम बातें इसलिए बोलना है क्योंकि आपको बीजेपी का पत्रकार बोलने लग जाएंगे लोग, ये मैं आगाह कर रहा हूँ आपको पहले से। बिल्कुल राकेश जी, लेकिन इसमें अब वही वाली बात है, लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन जैसा आपने भी बात स्टार्ट करी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया वो हर उस आम आवाम से संबंधित रखता है जो भी हमारे देश का नागरिक है। और उस बजट को लेके हमने भी यहाँ पर चर्चा करी थी कि इस बजट में क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर वो चर्चा सार्थक रूप से संसद में होती तो कहीं ना कहीं उस आम व्यक्ति को, उस किसान को, उस बेरोजगार को, उस महिला को, उस बिजनेसमैन को पता पड़ता कि मेरे लिए इस बजट में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमने देखा शेयर बाजार किस तरीके से गिरा। तो ये तमाम चीज़ें आज संसद में होनी थी। और जैसा कि लोकसभा स्पीकर ने भी कहा कि अगर आपको किसी और मुद्दे पर चर्चा करनी है, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके लिए प्रश्नकाल है, आप मुझे नोटिस दीजिए, उसके बाद उस प्रश्नकाल में वो मुद्दा उठाया जाएगा अगर वो उठाने लायक होगा। सरकार भी तैयारी के साथ है। जी। और जिस नियम का हवाला दिया ओम बिरला जी ने, स्पीकर ने, 349 या 353, उस नियम में भी साफ तौर पर लिखा है कि बिना परमिशन के किसी भी अनपब्लिश्ड बुक का वर्जन आप कोट नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से आप आवाज़ अपनी बुलंद नहीं कर सकते, ढाके नहीं लगा सकते, बैनर, पर्ची या होल्डिंग नहीं दिखा सकते। और मैंने आपको शुरुआत में जो बात कही थी, यही तमाम चीज़ें, इन्हीं नियमों का उल्लंघन पिछले कई सालों से संसद में हम देख रहे हैं। सार्थक चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा हुई भी है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है कि कोई मुद्दा उठता है जो देश से जुड़ा हुआ है, देश के आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस मुद्दे पर बहस नहीं होती है, मुद्दा कोई दूसरा आ जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विपक्ष भले कोई भी हो, मैं स्पेशली राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, विपक्ष में कोई भी बैठा हो, वो अनावश्यक कोई मुद्दा उठाता है। चलिए, आपको बोलना था, आपने बोल दिया, लेकिन अब आप उसका जवाब भी तो सुनिए। लेकिन जब जवाब देने की बारी आती है तो आपने भी देखा होगा पूरा विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। सरकार के रवैये पर आपको आऊँगा, लेकिन सबसे पहले ये मुद्दा जानना चाहूँगा, मुद्दा क्या है? बेसिकली सरकार के 3 मंत्री खड़े होकर के आपत्ति दर्ज कराते हैं और एकदम से जिस तरीके से राहुल गांधी ने छेड़ा, देखिए, एक विपक्ष का मानना ये भी हो सकता है कि प्रश्नकाल या शून्यकाल के जरिए अगर इस चीज़ों को उठाएंगे तो हो सकता है हमारा सवाल ना लगे। सीधे तौर पर विपक्ष लगातार कहता रहे कि हमारी आवाज़ लोकतंत्र में दबाई जा रही है। लेकिन अब चलिए, मुद्दा उठ चुका है, तो मुद्दा बेसिकली इतना सेंसिटिव है क्या है? क्योंकि अनपब्लिश्ड बुक है और 3 मंत्री अचानक से राहुल गांधी के बोलते ही पूरा आक्रामक तेवर के साथ में खड़े होते हैं और ओम बिरला को इसमें इंटरफेयर करना पड़ता है। मुद्दा क्या है? पूरा मुद्दा सेंसिटिव इसलिए भी है, राकेश जी, मुद्दे की भी बात करेंगे, लेकिन सेंसिटिव क्यों है? 3 इतने बड़े मंत्रियों को उठ के क्यों खड़ा होना पड़ा, क्यों उस बात को रोका गया? क्योंकि आप जानते हैं, कोई भी देश होता है, देश दूसरे देशों से किसी भी प्रकार से उनके MOUs होते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप होती है। ठीक है, किसी एक समय पे हमारी चीन के साथ नहीं बन रही थी, लेकिन आज हमारी बन रही है, या हम कहें कि आज हम किसी प्रकार का आज का वैश्विक संतुलन अलग प्रकार, आज का वैश्विक संतुलन अलग प्रकार का है। और मान लीजिए राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, अगर उसकी वजह से वो संतुलन आज बिगड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक तरफ तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर तमाम सवाल यही विपक्ष उठाता है
कि जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, आम आदमी की आर्थिक स्थिति कैसी है, रोजगार उनके पास है या नहीं है। और अगर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं किसी भी प्रकार से, ठीक है अड़ोसी पड़ोसी में भी लड़ाई होती है, लेकिन अगर किसी एक समाधान पे दोनों अड़ोसी पड़ोसी राजी हैं तो उस समाधान को बिगड़ने क्यों दिया जाए, उस शांति को क्यों बिगड़ने दी जाए। मान लीजिए अगर राहुल गांधी ये पूरी बात वहां पर उठाते तो वो चिंगारी क्या आपको नहीं लगता कि उस पार भी जाती, और उस वजह से आज के जो संतुलन अच्छे हो रहे हैं वो बिगड़ते, तब इसकी जिम्मेदारी कौन क्या था? मुद्दा क्या था? मुद्दा राकेश जी 2020 का था, जब देश कोविड से जूझ रहा था। उस समय जब हमारा चाइना के साथ में विवाद चल रहा था डोकलाम में LAC को लेके, उस समय एक मैं नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, जोशी जी हमारे सेना के एक वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, उन्होंने नरवणे साहब को फ़ोन करा कि चीन के 4 टैंक और कुछ पैदल सैनिक हमारी सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि नरवणे जी उनके वरिष्ठ अधिकारी थे तो जाहिर सी बात है वो उनसे पूछेंगे कि भाई अब इस पोजीशन में हमें क्या करना है। अब जैसा कि जो उन्होंने क्योट करा, और क्योंकि अब ये तो हम भी बोल सकते हैं क्योंकि अब कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से उसको सार्वजनिक कर दिया है, तो अब देश का हर नागरिक अगर जो भी ट्विटर फॉलो कर रहा है वो उसे पढ़ चुका होगा। तो उसमें ये लिखा था कि उन्होंने नरवणे साहब से आदेश मांगा, अग्रिम आदेश मांगा कि इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। 1 या 2 किलोमीटर पहले की बात है जब वो टैंक 4 टैंक और कुछ जो पैदल सैनिक हैं, नरवणे जी ने हमारे रक्षा मंत्री को, अजीत डोभाल जी को और उनसे वरिष्ठ जो भी अधिकारी जो पॉलिटिकल हैसियत रखते हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा अभी आप वेट कीजिए, हम आपको बताते हैं। अब वो वेट करते करते करीब 9:15 बजे के आसपास की ये घटना है जब मनोज नरवणे जी ने अपना पहला फ़ोन किया था। उसके बाद उन्हें जो आदेश आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से कि हमने उनसे बात करी है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपको जो उचित लगे वो कीजिए। अब उसके अंदर नरवणे जी ने बाद में लिखा कि मेरी उस समय जो मानसिक स्थिति थी, मैं एक जगह बैठा था, मेरे सामने दीवार पे चाइना का नक्शा था, भारत का नक्शा था, और वो लाइन थी जिस लाइन की बात उनके जो निचले अधिकारी थे वो कर रहे थे। ऐसे में मेरे को 50 चीज़ें सोचनी पड़ रही थी क्योंकि पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी गई एज अ सेना प्रमुख, वो भी 2 या 2.5 घंटे बाद में। तो मेरे लिए उस समय निर्णय लेना बहुत कठिन था। अब राकेश जी, क्योंकि आज राहुल गांधी के माध्यम से नरवणे जी वापस सुर्खियों में है, और जब नरवणे जी ने खुद ने ये क्योट करा है और ये जानकारी ट्विटर पे कांग्रेस ने डाली है किसी एक द कारवा मैगजीन के हवाले से, तो जब एक सेना प्रमुख को 2-2.5 घंटे बाद में ये बोल दिया गया कि आपको जो उचित लगे वो कीजिए, उसके बाद अगर सेना प्रमुख तमाम चीज़ें सोच रहा है, वो चिंतन मनन कर रहा है कि अगर मैं कुछ कदम उठाता हूँ उस कदम के भविष्य में क्या कुछ मायने हो सकते हैं, तो आप ये सोचिए राकेश जी कि उन पॉलिटिकल लीडर्स को कितना सोचना पड़ा होगा कि अगर उन्होंने 2.5 घंटे सिर्फ एक सेंटेंस बोलने में लगाए कि आपको जो करना है वो कीजिए। इसका मतलब उन्होंने भी सोच विचार ज़रूर करा होगा कि हम हमारे सेना प्रमुख को कोई आदेश दें तो उस आदेश के क्या कुछ मायने हो सकते हैं। शायद इसी बात को लेके, इसी वैश्विक संतुलन को बनाए रखने के लिए आज हमारे वरिष्ठ 3 अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, ओम बिरला जी, उन्होंने उस चीज़ को रोका क्योंकि उस समय एक्चुअल में क्या बातचीत हुई राकेश जी वो किसी को नहीं पता। लेकिन हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं कि अगर 2.5 घंटे लग रहे हैं किसी एक आदेश को देने में, तो उस आदेश के पीछे कितना चिंतन मनन किया गया होगा और उसके बाद हमारे सेना प्रमुख ने कितना चिंतन मनन किया उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए या आक्रमण करने के लिए, या उस राहुल गांधी इसके जरिए कहना चाहते हैं कि सरकार डर गई है, सरकार पीछे हट गई, मतलब मंशा क्या है? मेरे को राकेश जी यही लगता है कि राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं ये दर्शाना चाहते थे कि चाइना से, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा है कि चाइना से हमारा जो देश के प्रधानमंत्री हैं जो अपने आप को सेवक मानते हैं वो डर गए, क्योंकि अमेरिका के टाइम पर भी उन्होंने कहा था जब चाइना और भारत के बीच में परेशानियां चल रही थी, पाकिस्तान और भारत के बीच में परेशानियां चल रही थी, जब युद्ध विराम की कुछ बातें हुई थी, उस समय भी यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि आप उनसे डर के आपने कोई एक फैसला लिया है। वही नैरेटिव शायद कहीं ना कहीं वो सेट करना चाह रहे हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयास। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं आज जो हंगामेदार सेशन रहा है उसमें गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह और ओम बिरला, जो आज पूरा घटनाक्रम संसद परिसर में जो हुआ चर्चा के दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, लौट करके आगे इस पर चर्चा करेंगे। I consider the matter of national security to be the most important matter in this country. The fact that they're not letting me speak means it is uncomfortable for them. पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन की सुरक्षा कर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं।
जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। एलिगेशन लगाने से पहले यहाँ पर उनको चेतावनी देनी पड़ती है माननीय अध्यक्ष जी, 24 घंटा पहले। चलिए, कुल मिलाकर के आज जो सारी चीज़ें हुई हैं उसमें राहुल गांधी ने जिस तरीके से उस मैगजीन का हवाला दिया है और ये कहा है कि डोकलाम में चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंच गए हैं और मुद्दा यहाँ तक पहुंचा कि राजनाथ सिंह ने खड़े होकर कहा कि ये बातें प्रकाशित हुई है तो इसका जिक्र करें, नहीं तो आप छोड़ दें। और स्पीकर ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा कि राहुल जी आप एलओपी हैं। सांसद प्रियंका ने एक बात कही थी, उन्होंने ऑथेंटिक स्तर पर प्रस्तुत किया था। आपसे भी यही अपील है कि आप ऑथेंटिक दस्तावेज के साथ में लोकसभा में बात करें। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर जिस किताब का जिक्र आप कर रहे हैं अगर वो प्रकाशित नहीं हुई है तो उसको स्थान नहीं मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के राहुल गांधी के ये सारे चीज़ें देने के बाद में उसके बाद जो हंगामा वो ज़बरदस्त रहा। उमंग, एक मेन बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अक्सर तमाम जो विवाद होते हैं, मैं इस पर आपका एक ऑथेंटिक जवाब ही जानना चाहूँगा कि भले ही ऑटोबायोग्राफी हो या किसी भी पूर्व अधिकारी के कार्यकाल के दौरान जो फैसले लिए गए हों, उनके रिटायरमेंट के बाद में उनकी बुक्स या उनके संस्मरण जब बाजार में आते हैं तो वो अक्सर राजनीति के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर वो अधिकारी जीवित हैं तो या तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत उन्हें जानबूझ के आउट किया जाता है, और अगर वो व्यक्ति जीवित नहीं है और उसके संस्मरण में वो कोई ऑटोबायोग्राफी लिख करके गया है तो राजनीतिक पार्टियाँ उसके बयानों का, उसकी किताब का अपने लाभ और फायदे के लिए, हानि के लिए उसका इस्तेमाल करती है। किस तरीके से देख पा रहे हैं लगातार या तो विवाद जो हो रहा है ऑटोबायोग्राफी पर हो रहा है या पुराने संस्मरण, और आप एक ऐसे पद पर रहे हों जो आपका एक बयान भी मायने रखता हो देश की राजनीति के लिहाज से, देश की सुरक्षा के लिहाज से, देश की व्यवस्था के लिहाज से? कैसे देख पा रहे हैं जिस प्रकार से ये बायोग्राफीज आती हैं या जो रिटायर होने के बाद जो संस्मरण सामने आते हैं? राकेश जी, अब क्योंकि स्टार्टिंग में आपने एक लाइन कही थी कि अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के यूज़ करना है, क्योंकि देखने वाले सुनने वाले आपको बीजेपी का पत्रकार कह सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही बात मैं दोहरा रहा हूँ जो हमारे स्पीकर ओम बिरला जी ने कही, और ये बात को दोहराने के पीछे मेरे पास एक साक्ष्य भी है। हमने अक्सर डिबेट्स में, डिस्कशंस में सुधांशु जी को हमने सुना है, वो जब भी कोई बात क्योट करते हैं तो सब ने ये ध्यान दिया होगा, वो पर्टिकुलर किसी भी किताब का या किसी डॉक्यूमेंट का जिक्र अगर करते हैं तो वो बाकायदा पेज नंबर से लेके पैराग्राफ तक बता देते हैं, और उसमें शायद किसी को कोई समस्या नहीं होती होगी क्योंकि वो चीज़ें छप चुकी हैं। अब जो चीज़ छपी ही नहीं है तो बहुत ऑब्वियस है कि उसका ऑथेंटिकेशन क्या है। और अगर मान लीजिए, चलिए एक बार को विपक्ष की बात भी मान लेते हैं कि सरकार उसे छपने नहीं दे रही, अगर सरकार उसे छपने नहीं दे रही तो कम से कम ये भी तो समझना चाहिए ना कि आखिर उसमें ऐसा क्या होगा जो छपने नहीं दिया जा रहा। क्या वो सरकार के खिलाफ है? क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है? क्या वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ है? या क्या वो हमारे सेना के मनोबल को तोड़ने लायक चीज़ है? तो कुल मिला के बात यही, राकेश जी, अगर मैं भी आपसे कुछ हवा में कुछ भी ऐसे मैं बात कर दूं कि राकेश जी मैंने ऐसा ऐसा कुछ सुना है, तो बहुत ऑब्वियस है आप भी मुझसे यही पूछेंगे कि इसका प्रूफ क्या है। तो वही शायद आज स्पीकर ने भी पूछा कि राहुल जी आप जो भी आप बोल रहे हैं उसका प्रूफ क्या है? देश सुन रहा है, देश सुन रहा है। सबसे बड़ी बात उन्होंने बोला आप एक किसी किताब का जिक्र नहीं कर सकते, तो पलट के राहुल जी ने बोल दिया, बोला ठीक है मैं किताब का नहीं, एक मैं मैगजीन का जिक्र कर देता हूँ, लेकिन उन्होंने मैगजीन का नाम नहीं बताया। मैं आपको नाम बता देता हूँ क्योंकि रिसर्च हम भी करते हैं। उस मैगजीन का नाम है द कारवां, और जैसे ही उस मैगजीन का नाम सामने आया द कारवां, उसको हमने पूरा देखा, हमारी रिसर्च टीम है उसको भी दिखवाया। पार्टी विषय से प्रभावित है, वो पार्टी विषय से प्रभावित है, और जाहिर सी बात है विकीलीक्स भी आपने देखा होगा, और कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए एपिस्टीन भी आपने सुना होगा। अब वही वाली बात, जो आदमी इस दुनिया से जा चुका है अब वो कुछ लिख गया, अब उसको कौन ऑथेंटिकेट करेगा कि ये इस आदमी ने क्या रिसर्च करी होगी, क्या सोच के लिखा होगा। नास्तिकमस की भविष्यवाणियों पे हम आज भी जिक्र करते हैं आकलन के आधार पर, आकलन के आधार पर, सिर्फ आकलन के आधार पर। अब नास्तिकमस साहब तो पता नहीं क्या क्या लिख के जा चुके हैं, क्या उनकी हर बात सच साबित हो गई? या फिर वही वाली बात है कि उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा?
तो कुल मिला के बात यही है, विश्वसनीयता वाली। चलिए लौटूंगा आपके पास। दरअसल 31 अगस्त और 2020 की तारीख है। जो आज कुछ हुआ उसकी थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता दे रहा हूँ। रात कांग्रेस, खासतौर पर राहुल गांधी के इस बयान के बाद में कांग्रेस का जो IT सेल है पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है और उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर वो तमाम चीज़ें डाली जा रही हैं और उसके आधार पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कांग्रेस किस तरीके की बात बोल रही है। यानी कि उन्होंने लिखा है कि तारीख 31 अगस्त 2020 रात 8:15 बजे भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को फ़ोन पर जानकारी मिली कि चीन की पैदल सेना के समर्थन के साथ 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में एक खड़ी पहाड़ी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद 8:30 बजे के बीच में लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, जैसा कि उमंग ने आपको जानकारी दी, अपने सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को इस घटना की जानकारी दी और इसके बाद भारतीय सैनिकों ने चेतावनी के तौर पर एक रोशनी वाला गोला भी दागा। इसका चीनी टैंकों पर कोई असर नहीं हुआ और वे आगे बढ़ते रहे। 8:30 बजे के बाद सेना प्रमुख नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और विदेश मंत्री S जयशंकर से संपर्क किया और इस पूरे मामले को लेकर के आगे की कार्रवाई मांगी। 9:10 पर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी ने फिर फ़ोन किया और बताया गया कि चीनी टैंक अब दर्रे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रह गए हैं। 9:25 पर सेना प्रमुख नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दोबारा फ़ोन कर स्पष्ट निर्देश मांगे, लेकिन कोई फैसला नहीं मिला, जैसा कि कांग्रेस टाइमिंग के साथ में इन चीज़ों को बता रही है। इस दौरान PLA कमांडर मेजर जनरल ल्यू लिन का संदेश आया जिसमें तनाव कम करने का प्रस्ताव दिया गया। यानी कि ये जो टाइमिंग के साथ में जो चीज़ें कांग्रेस ने दी है और दोनों पक्ष आगे की गतिविधियां रोके और अगले दिन सुबह 9:30 बजे स्थानीय कमांडर्स की बैठक हो। रात 10 बजे नरवणे ने चीनी कमांडर का प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA अजीत डोभाल तक पहुंचा दिया। रात को 10:10 पर नॉर्दर्न कमांड से फिर सूचना मिली कि चीनी टैंक रुके नहीं हैं और अब चोटी से सिर्फ 500 मीटर दूर है, यानी कि जो इंडियन बाउंड्री है LAC जो है वहाँ तक पहुँच गए हैं। जोशी ने बताया कि उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका मीडियम आर्टिलरी फायर खोलना है, यानी कि वो आदेश मांग रहे थे क्या हमें आर्टिलरी खोल देनी चाहिए। उसके बाद में 10:30 बजे रक्षा मंत्री 10:30 बजे के बीच सेना मुख्यालय में इस पूरे मामले पर चर्चा होती है और पूरा जो नॉर्दर्न फ्रंट है उसको हाई अलर्ट पर कर दिया जाता है। रात 10:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वापस फ़ोन किया और बताया कि उन्होंने PM मोदी से बात की है और प्रधानमंत्री का निर्देश सिर्फ एक वाक्य में था, जो उचित समझो वो करो। नरवणे ने कहा यह पूरी तरह से एक सैन्य फैसला होने वाला था। मोदी जी से सलाह ली गई, उन्हें ब्रीफ किया गया, लेकिन उन्होंने फैसला लेने से मना कर दिया। अब पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। यानी ये जो सेंटेंस या ये जो वाक्यांश या ये जो चीज़ें कांग्रेस के द्वारा दी गई है, इन पर पूरा हंगामा आज लोकसभा में छाया रहा और उसके बाद में सरकार के जो मंत्री है पूरी तरीके से आक्रामक हो गए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो अनपब्लिश्ड बुक है, यानी कि एक बार और नाम बता दूं मैं आपको, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल नरवणे की आत्मकथा, उन्होंने इसमें इसका जिक्र किया था। हालांकि पब्लिश नहीं हुई है और पेंगुइन पब्लिशर ग्रुप को छपने के लिए दी गई थी। जी इसी बीच में एक बात मैं और यहाँ पर बताना चाहूँगा। अमेज़ोन पे जब हम भी इस किताब को खोज रहे थे तो हमें अमेज़ोन पर इसका फ्रंट पेज बुक कवर के रूप में मिला और उसमें लाल शब्दों में लिखा हुआ था, दिस बुक इज़ करेंटली अनअवेलेबल। यानी कि विपक्ष ने भी जो कहा कि भाई ये बुक पब्लिश हो चुकी है लेकिन ये हटा दी गई है अमेज़ोन से। अब फिर वही बात कि मैं इमरजेंसी के उस दौर को याद करूंगा जब उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को लगा कि सरकार के या मेरे खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने तमाम तरह की चीज़ों पे पाबंदी लगाई। अब अगर वही चीज़ मान लीजिए, मैं इसे सिर्फ एक कयास लगा रहा हूँ, इसमें मैं कोई चीज़ सिद्ध या फिर प्रूफ नहीं करना चाहता, मान लीजिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि उस किताब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी देश की सुरक्षा संप्रभुता पर अगर मान लीजिए अटैक करती है किसी भी वजह से, तो क्या ये किसी भी राष्ट्र प्रमुख का दायित्व नहीं होता कि वो उस चीज़ को वहाँ से हटाए। और अगर ऐसा मान लीजिए किया भी गया है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि इस समय और उस समय में काफ़ी अंतर है। उस समय ज़रूर हमारे बीच में दुश्मनी थी, लेकिन आज अगर हम दोस्ती का कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो इस प्रकार की चीज़ें अगर हमारे उस राह में रोड़ा अटकती है तो ज़रूर मेरे हिसाब से उस चीज़ को हटाना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर जैसा कि उमंग ने कहा कि ये जो सरकार से जुड़ी हुई या सैन्य संस्थानों से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं,
अगर उनको लेकर के कोई आगे जाकर के इश्यू क्रिएट हो सकता है या वैश्विक संतुलन बिगड़ने का खतरा हो तो उन्हें इस प्रकार से प्रकाश में नहीं लाया जा सकता। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं इस बुक के बारे में वो कांग्रेस ने उजागर किए हैं राहुल गांधी के भाषण के बाद में, राहुल गांधी के हंगामे के बाद में और उसके बाद में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैं समझ पा रहा हूँ इस पूरे मामले में, दरअसल कांग्रेस इन पॉइंट्स के माध्यम से ये कहना चाहती है कि शायद जिस मजबूती की बात बीजेपी सरकार कर रही है या ये कहना चाहती है कि हमने जो आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी की भी और कांग्रेस की भी है, जो आईटी सेल लगातार ये बोलती है कि बीजेपी सरकार जो है पूरी तरीके से मजबूत सरकार है और वैश्विक संतुलन के लिहाज से हम वैश्विक धुरी का केंद्र बने हुए हैं। यानी कि हमारी बात अमेरिका भी सुन रहा है, हमारी बात चाइना भी सुन रहा है, हमारी बात रसिया भी सुन रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को कैसे डाउनफॉल लाया जाए, तो सीधे तौर पर इस प्रकार के संस्मरणों को उठाया जाए ताकि आम जनता को ये मैसेज दिया जा सके इन बिंदुओं के माध्यम से कि सरकार अगर इतनी मजबूत है तो उस समय जब चीनी टैंक एलएसी पर आ चुके थे और 500 मीटर की दूरी रह गई थी तो आपने स्पष्ट रूप से आदेश क्यों नहीं दिए। यानी कि सीधे तौर पर सरकार को कमज़ोर बताने की पूरी तैयारी है और ये राजनीति का हिस्सा हो सकती है। लेकिन इन चीज़ों को लेकर के कांग्रेस की अपनी राजनीति हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीति हो सकती है। लेकिन मलाल सिर्फ इतना है कि देश की आम आवाम, गरीब, मजदूर, किसान और एक दिन पहले देश का बड़ा बजट और महिला वित्त मंत्री के हाथों से ये बजट देश के पास पहुंचा और जिन मुद्दों को लेकर के भले ही वो इनकम टैक्स स्लैब हो, किसान को क्या मिला, मजदूर को क्या मिला, स्टूडेंट्स को क्या मिला, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, क्या घरों में काम करने वाली जो गृहिणियाँ हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनकी रसोई में जो आमदनी है वो अब कम बचत उसमें होगी या ज़्यादा खर्चा होगा। यानी कि वो जो चीज़ें जो बजट में प्रावधान की गई है उन पर चर्चा होने की बजाय सिलेंडर सस्ता होगा या नहीं होगा, पेट्रोल मार्जिन आम जनता कैसे निकालेंगी, अगर पेट्रोल सस्ता किया जाता है तो कंपनियों को फ़ायदा कैसे होगा या और कोई नीति पर काम कैसे होना चाहिए, विकास दर कितनी रहनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने के लिए शायद बजट सत्र आहूत किया जाता है जिसमें बाकायदा बजट पेश होता है और तमाम चीज़ें उस पर चर्चा होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, अभिभाषण पर चर्चा होती है, राष्ट्रपति एक मजमून पेश करती है पूरे देश का क्या कुछ सरकार ने किया है। लेकिन उन पर चर्चा करने के बजाय आप अचानक से कोई मुद्दा लेकर के आते हैं और उस मुद्दे को लेकर के पूरे देश का ध्यान डाइवर्ट मार देते हैं उस मुद्दे की तरफ। यानी कि जो गरीब ये उम्मीद लगा करके बैठा था कि भले ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सीट पर बैठी हो लेकिन शायद उस गरीब का, उस किसान का, उस आम आवाम का विपक्ष सहारा होता है, क्योंकि लोकसभा का जो नेता होता है, विपक्ष का नेता अपने आप में बहुत बड़ा नेता होता है, वो उन व्यक्तियों की आवाज़ होता है जिनको बजट में या योजनाओं में या विकास की नीतियों में स्थान नहीं मिलता है। वो संसद में जाकर के उन मुद्दों को उठाता है कि सरकार उस वर्ग की भी सुने, सरकार उस आवाम की भी सुने। यानी सरकार को एक आईना दिखाने का काम लोकसभा, माफ़ कीजिएगा, एलओपी का होता है, लोकसभा में जो अपोजिशन का लीडर होता है। और अपोजिशन का लीडर उन तमाम मुद्दों को दरकिनार करके अगर अचानक से एक मुद्दा लेकर के आए और उसके बाद में यह कहे कि मैं जो साक्ष्य लेकर के आया उन पर चर्चा होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं कहा जा सकता है। बजट सत्र है जिस वजह से आहूत किया गया है, जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, देश के विकास पर बात होनी चाहिए थी, उन पर शायद चर्चा होनी चाहिए थी। और हालांकि जिस तरीके की उन्होंने ये बात बोली है, क्योंकि ऑथेंटिक अभी तक ये चीज़ नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो जानकारी मेरे पास में है कि पेंगुइन पब्लिशर ग्रुप को ये बुक छापने को कहा था और जो ये ग्रुप है इसने रक्षा मंत्रालय को मंजूरी के लिए एक फ़ाइल भेजी थी, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इसे पब्लिश करने की मंजूरी नहीं मिली है। यानी कि कुल मिलाकर के आज की जो चर्चा है, जो खबरों का डेली डोज है, ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि सबसे पहला मुद्दा तो ये कि विकास को लेकर विपक्ष की जो चर्चा लोकसभा में होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, एक नया मुद्दा आ चुका है। दूसरी बात ये कि सरकार के मंत्री अगर वाकई में इन चीज़ों को गलत मान रहे हैं या इस किताब के बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं तो सत्य देश के सामने आना चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन तीसरा पहलू एक और है इसमें। वो तीसरा पहलू क्या है कि क्या वाकई में देश में ये स्थितियाँ बन चुकी है कि आप जब तक एक पद पर होते हैं तब तक आप जो सरकार के फैसले किन परिस्थितियों में लिए गए, किन हालातों में वो निर्णय लिया गया, जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो उनका इस्तेमाल राजनीतिक रूप से होने दें। क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि अक्सर मैंने देखा, या तो ऑटो में ये सवाल मैंने उमंग जी से भी किया था, तमाम राजनेता या तो रिटायरमेंट के बाद में अपनी बायोग्राफी लिखते हैं और उसमें उस समय के पार्टी के जो नेताओं ने जो फैसले लिए या उनके साथ में जो हुआ उनका जिक्र करते हैं, उनका राजनीतिक इस्तेमाल बखूबी होता है।
लेकिन अब इसी तरीके से अधिकारियों की बायोग्राफी अगर लिखी गई, उनके संस्मरण लिखे गए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कई अधिकारी ऐसे पदों पर भी तैनात रहते हैं जो देश के लिहाज से, देश की सामरिक नीति के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं? अगर वो चीज़ें बाहर आने लगी तो देश की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता है। और आज के हालात या 2 साल पहले के हालात वैश्विक संतुलन के लिहाज से कैसे हो सकते हैं? आज जो मित्र है वो शत्रु हो सकता है, जो शत्रु है वो मित्र हो सकता है। यानी कि देश की वर्तमान नीतियाँ किस ओर जा रही है उसको विचार किए बिना एक नया बखेड़ा खड़ा कर देना ये ठीक नहीं कहा जा सकता है। खबरों का डेली डोज देखते रहिएगा। जो राष्ट्र की महत्वपूर्ण खबरें हैं उसमें लेकर के हम लोग चर्चा करने आपके सामने आते हैं। इसको तय करना, ये चर्चा कितनी सार्थक है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये तय करना आपका काम है। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।